कैसे हैं आप? मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज जो हमारा अध्याय है वो अध्याय 13 है, जिसमें हम भारतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर एक बोर्ड पे एक ट्री देख रहे हैं, एक ट्री बना के रखा है। तो हमारे जो अध्याय है उसका नाम है भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, अर्थात भारत में जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो पहले आप देखें, सबसे पहले उसके भारतीय प्रशासन व्यवस्था का जो स्वरूप है उसको हम जानेंगे। भारतीय प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला है केंद्रीय शासन, यानी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन, जो राज्यों में होता है। और एक है स्थानीय प्रशासन, जो हम देखते हैं नगर पालिका और पंचायत। तो पहले इनको समझ लें। केंद्र में सरकार, जैसे कि अभी हमारी मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं वो, इससे पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो ये जो सरकार होती है केंद्र की, केंद्र के प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्रिमंडल को केंद्रीय सरकार कहा जाता है। अगर अपन राज्यों की करें तो हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अपने यहाँ सीएम कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान है ना। तो ये हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है और राज्यपाल होते हैं ये सब, और अन्य मंत्रिमंडल जो है हमारे गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब मिलाकर प्रांत की सरकार होती है। इसी तरह स्थानीय शासन जब हम देखेंगे तो स्थानीय शासन 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है नगरीय प्रशासन और एक होता है ग्रामीण। तो नगरीय प्रशासन में आप देखेंगे जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, वो नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आती है। और जो ग्रामीण प्रशासन में, उसमें आपने देखा होगा जो सरपंच होते हैं, है ना, और अन्य पंच जो होते हैं, मेंबर होते हैं वार्ड के, वो सारे जो है ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस पूरे अध्याय में चर्चा करेंगे विस्तार से। और इसके साथ साथ जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आसपास वो सारी चीज़ें खोजने का प्रयास करें कि आपके यहाँ केंद्रीय शासन है तो केंद्रीय शासन के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी जानकारी जुटाएं। राज्य सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी जानकारी जुटाएं। और स्थानीय प्रशासन की जब बात करेंगे तो अगर गाँव में रहते हैं तो आप अपनी पंचायत के बारे में जान सकते हैं। अगर शहरों में रहते हैं तो अपनी नगर पालिका, नगर निगम के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल होता है। सामाजिक विज्ञान या जितने भी कला संकाय वाले जो विषय होते हैं उनका भी एक प्रयोगशाला होती है, और वो प्रयोगशाला यही है। इसी तरह नागरिक शास्त्र की या राजनीति शास्त्र की जो प्रयोगशाला है वो हमारी लोकसभा, विधानसभा और आपका पंचायतें, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सारी चीज़ें हमारी प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें आप जाकर कभी कभी जाकर भी प्रत्यक्ष रूप से जो है देख सकते हैं कि कैसे वहाँ कार्यप्रणाली चलती है, कौन कौन शासकीय बॉडी है, कौन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं, एक पूरा चार्ट मैंने बनाया है, इसके माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं केंद्रीय प्रशासन को और प्रांतीय प्रशासन को। तो ये है स्थानीय भारतीय प्रशासन व्यवस्था, जिसमें शीर्ष पर यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन कतार में केंद्रीय सरकार है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग हैं शासन के, ठीक है। अब व्यवस्थापिका कौन होती है? तो व्यवस्थापिका में आता है आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कार्यपालिका में आते हैं आपके राष्ट्रपति सहित समस्त मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अपने राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ सिंह कोविंद जी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे हमको इंटरकनेक्ट भी करना है, सिर्फ रटना नहीं है चीज़ों को, है ना। आप अपने आसपास भी देखें, जब ये नाम आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति जी कौन है, मुख्यमंत्री जी कौन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है, केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वो केंद्र में विराजमान होता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारों की हम बात करते हैं तो उनका गठन कैसे होता है, तो उसमें भी सेम वैसे ही होता है। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ठीक है। अब प्रांतीय स्तर की या राज्य स्तर की व्यवस्थापिका जो है वो क्या है? तो वो है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका में है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री। तो अगर अपन अपने मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। और हमारे मुख्यमंत्री जो है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखें तो आपको उनके नाम भी लिखे होने चाहिए ना। अगर हम राज्य की सरकार को लिख रहे हैं, राज्य सरकार के बारे में, प्रांतीय सरकार के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो संबंधित व्यक्तियों के अगर नाम भी आप उसमें तात्कालिक लिखेंगे तो बहुत रोचक होगा और पढ़ने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा और
अच्छे नंबर आपको वो देगा। आगे हम चलते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं। तो राज्य स्तर पर जो न्यायपालिका है वो होता है उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, यानी जो हाईकोर्ट है हमारे वो, और नीचे जिला न्यायालय होते हैं। तो हम मध्य प्रदेश का चूंकि पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारा उच्च न्यायालय जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में। ये सब ज्ञान भी हमें होना आवश्यक है, चाहे आपकी पुस्तक में दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। क्योंकि जब हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे, इस दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल जो है कनेक्ट हो जाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि आप इन तथ्यों से अवगत हो, आप इन चीज़ों को जानें। तो जब तक हम किताबी रूप से पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। जब हम प्रत्यक्ष रूप से खोजेंगे, जानेंगे तो हमें मजा आएगा। जब कभी आप पेपर में पढ़ेंगे अपने राज्यपाल के नाम तो आपको याद आएगा, अरे हमने तो ये किताब में पढ़ा था, है ना। या कभी हमारे कुछ उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अरे हाँ ये हमने उस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इस तरह से चीज़ों को जब इंटरकनेक्ट करना आप शुरू कर देंगे तो आपको बहुत रोचक लगेगा और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने व्यवस्था समझी प्रांतों की और केंद्र की, ठीक है। इसके बाद एक और स्थानीय शासन होता है, स्थानीय शासन होता है जिसको हम बताया था मैंने, नगर पालिका, नगर परिषद शहरों में होते हैं, गाँव में पंचायतें होती हैं। पंचायत के भी 3 स्तर होते हैं आपके, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना। तो ये हम और आगे विस्तृत पढ़ेंगे। अभी हमने ये सारा जाना, अब हम जानेंगे कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे भारत में, संघात्मक शासन प्रणाली है, उसके लक्षण क्या है। अगला बिंदु पे हम चलते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया। अब आगे हम संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण पढ़ेंगे, क्योंकि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो उन राज्यों को और केंद्र के बीच में कैसे शक्तियों का बंटवारा होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। दिखाई नहीं देता है तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। अब तो दिखाई देगा आपको, और मैं बोल के भी बताती हूँ। अगर आपको बोर्ड कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क या किसी वजह से नहीं दिखाई देता है, कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो आप उसको मैं बोलती भी जाती हूँ। हर पॉइंट को अगर मैंने बोर्ड पे लिखा है तो सारे पॉइंट को मैं ऐसे रख के मार्कर से और आपको बोल कर बताती हूँ, तो तब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षणों की बात कर रहे हैं। भारत में मैंने बताया राज्यों का संघ है, लेकिन हमारे यहाँ प्योर संघात्मक व्यवस्था नहीं है, यानी राज्य की जो अस्तित्व है वो अलग से नहीं है, यानी राज्य जो है भारत संघ से अलग नहीं हो सकते, जुड़े हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो वर्तमान में हम देखेंगे, सबसे पहले लक्षण की बात कर रहे हैं। पहला जो लक्षण है वो है क्या है, दोहरी शासन सरकार है ना। पहला जो लक्षण है वो यहाँ ले लेती हूँ मैं, दोहरी सरकार। दोहरी सरकार है, इसका क्या अंदर मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी अलग विराजमान है, वो पूरे भारत का शासन चला रहे हैं, और हमारे प्रदेश में अलग शासन है जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के माध्यम से चलाया जा रहा है ना। तो इस तरह से दोहरी सरकारें होती हैं, लेकिन इनमें अंतर विरोध नहीं होता। वो उनके संविधान के द्वारा इनको शक्तियाँ बांट दी गई हैं कि केंद्र के ये अधिकार हैं और राज्यों के ये अधिकार हैं। तो इनको इस सूची पर ये बना सकते हैं कानून, इस सूची पर ये कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बता दी गई हैं पूरा उसके अंतर्गत। अब हम बात चलेंगे, दूसरा जो हमारा पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, ठीक है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन तो वो कैसे है, तो शक्तियों का विभाजन सूची के अनुसार दिया है। तो 3 प्रकार की सूचियां होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और इसके अलावा भी कुछ शक्तियां होती हैं, वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो केंद्र को प्राप्त होती हैं, वो मैं आपके सामने अभी उल्लेख करूंगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो सबसे पहले संघीय सूची है। शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, सूचियों के माध्यम से होता है ना। तो 3 सूचियां हैं, ठीक है, 3 सूचियां हैं,
केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्ति का बंटवारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली सूची जो है वो है संघीय सूची, क्योंकि केंद्र ऊपर शीर्ष पर विराजमान है। तो पहले हम संघीय सूची की बात करेंगे। संघीय सूची, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत है हमारा करीब राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं। कितने? राष्ट्रीय महत्व के कितने विषय हैं? 97 विषय हैं, सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनके ऊपर केंद्र जो है कानून बना सकता है, ठीक है। और वो कौन कौन से विषय हैं? वो संघीय सूची के अंतर्गत जो है विषय कौन कौन से हैं? तो वो है विदेश संबंध, यानी विदेशों से जो हमारे संबंध निर्धारित होते हैं ना, इसी सूची के अंतर्गत कानून बनता है। विदेश संबंध, विदेशों से संबंध, और सेना का जो पूरा संचालन है वो भी संघीय सूची का विषय है, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति जी जो है उसके प्रधान सेनापति होते हैं तीनों सेनाओं के। और दूसरा है वित्त, सेना के बाद है वित्त यानी फाइनेंस, ठीक है, सेना हो गया, वित्त हो गया। और अगला है संचार और रेलवे, संचार और रेलवे। ये सारे विषय जो है वो संघीय सूची में है, जो केंद्रीय महत्व के हैं। ट्रेनें जो है संघीय सूची का विषय है। संचार यानी टेलीफोन वगैरह, मोबाइल जो कनेक्टिविटी है वो सब इसका विषय है, संघ का है। वित्त भी, फाइनेंस, सेना की तीनों सेनाओं का प्रधान हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, है ना। और विदेशों से संबंध, ये भी संघ सूची का या केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। 97 विषय होते हैं टोटल, ये मोटे मोटे मैंने आपको लिखाए हैं। दूसरा है राज्य सूची, ठीक है। संघीय सूची पर कौन बनाता है? केंद्र कानून बनाता है, ठीक है, केंद्र कानून बनाता है। संघीय सूची पर केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। राज्य सूची जो है इस पर कौन कानून बनाता है? इस पर राज्य कानून बनाते हैं, ठीक है, राज्य कानून बनाते हैं। और इसके जो विषय हैं वो बहुत सारे हैं, पर कुछ मैं बता देती हूँ उसमें जो इम्पोर्टेंट है, कानून बनाते हैं। और कितने विषय हैं इसमें? 62 विषय हैं टोटल। 62 विषय जो है, 62 सब्जेक्ट जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन है? पुलिस है, पुलिस, ठीक है। और पुलिस के अलावा कौन है? शिक्षा है, कृषि है, हमारा जो एजुकेशन है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। शिक्षा है, कृषि है, खेती-बाड़ी से संबंधित जो निर्णय है राज्य में वो राज्य की उस पर बनाए जाएंगे, ठीक है। और समाज कल्याण, ठीक है, समाज कल्याण, ये विषय किसके हैं? ये विषय है आपके राज्य सूची के, और राज्य इन पर कानून बनाता है। एक और बात है जो आपको बता दूं कि राज्य सूची के सब विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन वो गूढ़ रहस्य है। कब बनाता है? अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि ये जो मुद्दा है राज्य सूची का, उस पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए, तब केंद्र उस पर कानून बनाता है, अगर वो पारित हो जाता है तो, है ना। ये इससे आपके उससे अभी संबंधित नहीं है, जब आप बड़े होंगे आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जानेंगे, पर मैंने चूँकि आया तो अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो पुलिस, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, ये किसके विषय हैं? राज्य सूची के हैं। और टोटल पुलिस में 62 विषय शामिल किए गए हैं राज्य सूची में, ठीक है। अगला जो है वो संवर्ती सूची है। तीसरी सूची कौन सी है हमारी? संवर्ती सूची, संवर्ती सूची। और इसके कितने हैं? इसके कितने हैं? मूलतः 47 विषय हैं, पर 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची में 4 और जुड़े हैं। मूलतः कितने थे? 47 विषय थे, पर 42वें संशोधन द्वारा जो है इसमें 4 विषय और जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इसका जो है एवं एक और 4 तो जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े हैं, और 47 पहले से थे, 47 पहले से थे, और एक और अन्य विषय जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर अब इसके हैं 52, ठीक है, 52 विषय हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें इसमें नहीं है, केंद्र और राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है, तो अलग से विषय हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। और इनमें दोनों का ही अधिकार होता है। इसका केंद्र भी शासन वो बना सकता है कानून, और राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर टाई पड़ जाती है कभी, तो कहते हैं ना, बड़ों को ज़्यादा
सूचियों और अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से शक्ति दी जाती है। पहला है संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची, और जो उसके अलावा बचता है वो अवशिष्ट शक्तियाँ। इनके माध्यम से इनको अधिकार प्रदान किए जाते हैं, शक्तियाँ दी जाती हैं और ये इन शक्तियों का प्रयोग करके अपना काम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इनके बीच में विवाद नहीं होता, क्योंकि संविधान से इनको शक्ति प्रदत्त की गई है। कोई इनके साथ वो नहीं कर सकता है ना, भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि केंद्र में सरकार है तो राज्य को कानून ही नहीं बनाना पड़ता, नहीं। अगर ऐसा है तो राज्य अपनी आपत्ति ले सकते हैं कि हमारा विषय है और इस पर हम कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अगला तीसरा जो पॉइंट है अपना, वो है संविधान का लिखित स्वरूप और उसकी सर्वोच्चता। संविधान का लिखित स्वरूप और सर्वोच्चता, ठीक है। सर्वोच्चता इसका अर्थ क्या हुआ? लिखित स्वरूप इसलिए जरूरी है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, उनमें विवाद ना पैदा हो जाए, इसलिए सब कुछ लिख के रख दिया जाता है, ठीक है। सर्वो और क्या है? स्वरूप और सर्वोच्चता, यानी संविधान ही जो है सर्वोपरि होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सर्वोपरि है, हमारे भारत में संविधान सर्वोपरि है और इनकी शक्तियाँ जो है पूरे केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो संविधान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। हर बात लिखी हुई है। और फिर है अगला न्यायपालिका की सर्वोच्चता, चौथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो ये भी हमारे भारत में है, ठीक है, जो कि संघीय शासन का विषय है। संघीय शासन के लिए आवश्यक शर्त है न्यायपालिका जो है सर्वोच्च हो, क्योंकि अगर केंद्र और राज्य के बीच में जब विवाद हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी सुनवाई की जाती है, ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके लिए आपस में मतभेद होना भी जरूरी है, वो आवश्यक हो जाता है। कई बार अनिवार्य रूप से जो है कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो अब टल ही नहीं रही हैं, तो क्या करते हैं फिर ये संविधान के द्वारा उनकी शक्तियों का जो व्याख्या है वो कौन करता है? न्यायपालिका करती है। न्याय संविधान ने तो दे दिया, लेकिन लोग अपने स्तर से उसकी व्याख्या कर लें फिर, तो उनकी व्याख्या के लिए न्यायपालिका है। और न्यायपालिका केंद्र राज्य दोनों सरकारों के अगेंस्ट में सुनवाई कर सकती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, पांचवा जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो हमारे भारत में हमने देखा है, पढ़ा था ना, कौन कौन है व्यवस्थापिका में? हमारी लोकसभा और राज्यसभा, दो हैं, ठीक है। और अगर किसी कोई कानून जो है, कोई प्रस्ताव है, विधेयक है, वो एक में पारित हो जाता है और अगर ऐसा है कि वो लगे कि नहीं है तो दूसरे सदन में जाकर उस पर रोक लगाई जा सकती है। और कोई भी ऐसा विधेयक पास नहीं हो सकता जो जनहित के विरोधी हो, यानी जनहित के अगेंस्ट में कोई विधेयक पारित होने से रोका जा सकता है, क्योंकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जो कि संघीय शासन व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है, ठीक है। अगला जो है वो है छठवा, वो है आपका वो प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन है, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो इतना ही बहुत है, इतना आपने पढ़ लिया, वही है। वर्तमान में भारत में जो है क्या है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम इनके बारे में पूरा जानेंगे। पूरे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का जो संचालन है वो कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम जान रहे हैं। तो ये वाला जो वीडियो है मेरा यही समाप्त होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो शक्तियों का कैसे विभाजन है, कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना नहीं। तो और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपको समय को उत्तर दूँ। तो ये सारी व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था या भारतीय शासन में प्रजातंत्र को हम समझने की कोशिश पूरे अध्याय के अंतर्गत करेंगे। नमस्कार सभी को, ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते